हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। आज की हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बीकॉम के हो। बेसिकली ये जो पूरा का पूरा जो कोर्स है हम जीएसटी के ऊपर बनाने वाले हैं, जिसमें हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ये हमारा मेन फोकस रहेगा तो ये इस पूरे कोर्स में। तो आज की वीडियो जो है वो है जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप इस वीडियो को ढंग से देख लेते हो तो आई गारंटी यू कि आपको जीएसटी को दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि होता क्या है, कैसे लगता है, आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो बस आपको इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएसटी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि टैक्स हमारे कितने तरीके के होते हैं। जो हमारा टैक्स होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स हमारे दो तरीके के होते हैं। सर ये टैक्स होता क्या? टैक्स हमारा होता है जो बर्डन जो हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जो पैसे हमें देने पड़ते हैं, फाइनेंशियल बर्डन। और क्या ये कंपलसरी होता है? बिल्कुल कंपलसरी होता है। ये कोई वॉलंटरी नहीं है कि हमारी इच्छा है, इच्छा नहीं भी है तब भी देना पड़ेगा। टैक्स हमारे दो तरीके के होते हैं। डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो कि जिस पे लगता है उसको ही पे करना पड़ता है। हाँ, ऐसा ही होता है ना टैक्स? नहीं, ऐसा ज़्यादातर केसेस में नहीं होता कि आपके ऊपर टैक्स लगा। ऐसा कौन सा टैक्स है सबसे बड़ा? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है अगर आपके ऊपर लगेगा तो आप ही पे करोगे। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा टैक्स कोई और पे कर देगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कर सकते हो। इनडायरेक्ट टैक्स में आप ऐसा कर सकते हो कि आपको मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ही पे करोगे। आपका जो टैक्स है अपना बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर सकते हो। और वो सबसे बड़ा टैक्स हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जीएसटी। वो ही है वो टैक्स। और ये अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर पे लगता है। फाइनल कंज्यूमर पे ही लगता है, जो कि फाइनेंशियल बर्डन एक्चुअल में इस पे आ जाता है। अपना टैक्स वो हमारे पर शिफ्ट कर देते हैं। जैसे कि मैं मॉल जाता हूँ और मैं मॉल गया, मैंने चिप्स का पैकेट खरीदा और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें और खरीदी। मेरा बिल बना, मैंने देखा कि मेरे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आ चुकी है 200 रुपये की। सामान खरीदा तो मैंने 1000 रुपये का, बट मुझे 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं और मेरा 1200 का सामान मुझे पड़ रहा है। क्या मैं ये मना कर दूंगा कि मुझे 200 रुपये मैं नहीं दे सकता? आप मना कर ही नहीं सकते। 200 रुपये आपसे ही लेगा वो, बिकॉज ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स होता यही है कि वो आप पे शिफ्ट कर देगा। वो आप कौन? फाइनल कंज्यूमर, जिसको एक्चुअली में खरीदना है और यूज़ करना है उसको। वो नहीं जो सप्लायर है, वो नहीं जो सप्लायर है, जिसने आगे बेचना है, वो थोड़ी कंज्यूमर है। कंज्यूमर कौन होता है? जो मैं एक्चुअल में यूज़ करूँगा, प्रोडक्ट मैं खरीदूंगा, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को एक्चुअल में फाइनेंशियल बर्डन बियर करना पड़ता है टैक्स का। उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि जीएसटी क्या होता है। समझते हैं जीएसटी के बारे में। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो कि एक्चुअली फाइनल कंज्यूमर पे लगता है। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि हमारा सब इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 को। सर उससे पहले कौन कौन से टैक्सेस थे? उससे पहले जो गुड्स और सर्विसेज पे लगते थे वो बेसिकली अलग अलग लगते थे। पहले गुड्स पे अलग टैक्स लगता था, उसका नाम था वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, वैट। सर्विस पे अलग टैक्स लगता था जिसका नाम था सर्विस टैक्स। ऐसे ही कई सारे और भी टैक्सेस थे, सिर्फ ये नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अलग टैक्सेस लगाती थी और स्टेट गवर्नमेंट अपनी अलग टैक्सेस लगाती थी। तो एक अगर कोई बंदा है जो गुड्स बेच रहा है किसी भी चीज़ का, उसको बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस देने पड़ते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग, स्टेट को अलग। तो ऐसे में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो रखा था काउंट्री के अंदर, जिसकी वजह से जीएसटी आया। 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ था ये।
जीएसटी की खास बात क्या है कि ये गुड्स पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है, और ये टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सीधा फाइनल कंज्यूमर पे लगता है, जो ना अभी बताया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जिस पे लगता है वो एक्चुअल में खुद पे नहीं करता, यानी कि जो सेलर है, जो बेच रहा है, टैक्स उस पे लगेगा, लेकिन वो अपना टैक्स का बर्डन आगे शिफ्ट कर देगा, वो खुद नहीं बियर कर सकता। इनडायरेक्ट टैक्स बियर फाइनली कौन करेगा? कंज्यूमर। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल लेने वाला हूँ, जिसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि जीएसटी होता क्या है और जीएसटी लगता कैसे है। तो चलिए समझते हैं वो एग्जांपल। हमारा जो भी गुड्स होते हैं वो बेसिकली इन स्टेजेस से होके गुजरता है। सबसे पहले होता है हमारा मैन्युफैक्चर। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं यहां पर। सबसे पहले होते हैं हमारा मैन्युफैक्चरर, वो आगे सामान बेचता है होलसेलर को। फिर होता है हमारा होलसेलर बल्क में खरीदता है सामान, फिर होलसेलर आगे रिटेलर को बेचता है। वो भी सीधा कंज्यूमर को नहीं बेचता, वो रिटेलर को बेचेगा कि रिटेलर, छोटे छोटे रिटेलर हर जगह पे हो गए ताकि वो कंज्यूमर से सीधा डायरेक्टली डील करते हैं, तो ये रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर आगे फाइनली कंज्यूमर को बेचेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं सप्लाई चेन। ये एक्चुअल में सप्लाई चेन है हमारी, ये सप्लाई चेन है। तो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। सपोज करते हैं मैन्युफैक्चरर ने सामान खरीदा, सामान बनाया, उसकी कॉस्ट थी 1000 रुपये की। ठीक है, उसको सामान जब भी बेचता है तो जीएसटी उस पर लगता है। जब भी सामान बिकता है, जो भी सामान बिकेगा उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ता है। जीएसटी लगता ही इसमें है क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हमें सामान आपने बेचा तो मुझे जीएसटी दो। ठीक है, सामान पे लगेगा ये, क्योंकि हम गुड्स की बात कर रहे हैं एग्जांपल में, सर्विस की बात अभी नहीं कर रहे। सर्विस में भी ऐसी होता है, तो सामान बिक रहा है, जीएसटी देना पड़ेगा, तो इसको जीएसटी मिल रहा है। जीएसटी सपोज करते हैं मैं 10% का रेट एग्ज्यूम करके चल रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे 100 रुपये का। तो मतलब कि मैन्युफैक्चरर ने 1000 रुपये का सामान बनाया तो 100 रुपये का जीएसटी देना पड़ेगा, ऐसे 1100 का सामान पड़ेगा। बट जैसे मैंने आपको बताया कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो एक्चुअल में खुद बियर नहीं करता बंदा, वो आगे अपना बटन शिफ्ट कर देगा, और करते करते फाइनली किस पे बटन जाएगा? कंज्यूमर पे ही जाएगा। बट ये जाएगा कैसे, मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि पीछे जो सप्लाई चेन है एक्चुअल में वो भी बटन बियर नहीं करने वाले, बट क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है ये खुद अपने जेब से तो दे देगा नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, अपनी जेब से बंदा नहीं देता टैक्स, किसी और से लेके टैक्स देगा। तो ये किससे लेगा? जो आगे जिसको बेच रहा सामान। तो ये क्या करेगा? 100 रुपये का टैक्स इसमें लगा दिया, तो जब होलसेलर को बेचेगा तो ये 1100 का बेचेगा। अब ये होलसेलर को 1100 का बेचेगा, बट होलसेलर के लिए इस सामान की कॉस्ट कितनी पड़ी? सर 1100 रुपये, 1100 का खरीदेगा तो 1100 कॉस्ट पड़ी। बट नहीं, जैसे मैंने को बताया कि ये जीएसटी है जो कि फाइनली कंज्यूमर पे लगता है, हम पे नहीं लगेगा। जो पीछे बैठे हैं बंदे, भले ये बेच रहे हैं सामान, बट ये एक्चुअली में ये सप्लायर है, ये कंज्यूमर नहीं है, कंज्यूमर बियर करता है। तो एक्चुअल में इसने जो पीछे जीएसटी दिया 100 रुपये का, ये जीएसटी सही नहीं है होलसेलर के लिए देना। होलसेलर गवर्नमेंट को कहेगा कि भाई सर मैं कंज्यूमर नहीं हूँ जो आप मेरे से जीएसटी ले रहे हो, मैंने जो पीछे जीएसटी दे दिया मैन्युफैक्चरर को, ये गलत है, ये मुझे वापसी चाहिए भाई। ठीक है, उसने मेरा बटन आगे शिफ्ट कर दिया क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, इसने मेरा बटन मेरे ऊपर डाल दिया ये 100 रुपये का, बट मैं 100 रुपये मुझे वापसी चाहिए भाई, क्योंकि मुझे आगे बेचना है सामान को। कंज्यूमर होता तो मैं आपको ठीक है फिर मैं देता 100 रुपये, बट मैंने ये सामान आगे बेचना है भाई, मैं सेलर हूँ, मैं कोई कंज्यूमर थोड़ी हूँ। तो गवर्नमेंट कह रही है ठीक है ये 100 रुपये आप बाद में वापस ले लेना, लेकिन अभी तो आप अपने लगा लो ना, अभी तो आप ले लो 1100 का प्रोडक्ट, 100 रुपये बाद में वापस ले लेना जब आप जीएसटी की हमें पेमेंट करोगे। क्या दिक्कत है तुम्हें? होलसेलर कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मैं आपको जीएसटी जब पेमेंट करूँगा वो 100 रुपये काट लेना उसमें से। तो गवर्नमेंट भी मान गई, ये भी मान गया। तो फाइनली इसने कहा कि ठीक है मेरी कॉस्ट एक्चुअल में 1000 रुपये ही पड़ेगी, 100 रुपये नहीं पड़ेगी, क्योंकि 100 रुपये मुझे वापस मिल जाने, मुझे बाद में वापस मिल जाने है ना 100 रुपये, क्या दिक्कत है? तो 100 रुपये की मेरी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि ये मुझे वापस मिल जाने हैं। तो मेरे लिए कॉस्ट एक्चुअल में 1000 रुपये ही पड़ी। क्लियर हो गया? अब ये आगे बेचेगा प्रोडक्ट,
लेकिन पीछे में प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करेगा, तो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा। सपोज करते हैं इसने प्रॉफिट मार्जिन 100 रुपये ऐड कर दिया, कितने का पड़ गया? 1100 का प्रोडक्ट हो चुका है। इसके लिए 1100 का हो गया है। अब ये आगे बेचेगा रिटेलर को, फिर जीएसटी लेगा, क्योंकि बेच रहा है तो भाई जीएसटी लगाना पड़ेगा ना इसको भी, तो ये जीएसटी लेगा। जीएसटी इसके ऊपर लगा 1100 का 10%, कितना हो गया? 110 रुपये। तो 1210 का ये प्रोडक्ट बेचेगा रिटेलर को जीएसटी समेत। अब जैसे गवर्नमेंट ने वादा किया था कि जब ये 110 रुपये, क्योंकि इसमें जीएसटी जब आगे ले रहा है 110 रुपये का, गवर्नमेंट ने वादा किया तो जब ये पेमेंट करोगे आप 110 की मुझे गवर्नमेंट को, तो ये 100 रुपये वापसी ले लेना, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो टैक्स लायबिलिटी थी एक्चुअली में, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी किस पे आती है? सेलर पे आती है, बायर पे कभी नहीं आती। हम जो पे कर रहे हैं जीएसटी, हमारे ऊपर लायबिलिटी नहीं थी, लायबिलिटी उसके ऊपर थी। बट इनडायरेक्ट टैक्स होता ही यही है कि किसी और से पे करवा जाता है। तो टैक्स लायबिलिटी 110 रुपये की थी, बट गवर्नमेंट ने कहा था कि नहीं तुम वापसी ले लेना, तो ये 100 रुपये वापसी ले लेगा क्योंकि ये सेलर है, और 10 रुपये ही गवर्नमेंट को जमा कराएगा। और ये जो वापसी मिल जाना टैक्स का होता है, इसे बोलते हैं क्रेडिट मिल जाना। और क्योंकि इसने पीछे इनपुट खरीदा था, ये इसके लिए इनपुट था। इनपुट का क्या मतलब होता है? रॉ मटेरियल्स खरीदना। अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो इनपुट पीछे खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल, उसको बना के मैं आगे आउटपुट तैयार करता हूँ आगे बेचने के लिए। तो ये इनपुट का जो क्रेडिट मिल गया है टैक्स का, इसे बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्योंकि आपने पीछे इनपुट खरीदा था, उसका टैक्स दिया था, तो इसको क्या बोला जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। पीछे इनपुट टैक्स देते हुए आपको क्रेडिट मिल गया है, बिकॉज आप बेचने वाले हो, सेलर हो, बायर नहीं हो। समझ गए? इसको क्या करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को? इसकी टैक्स की लायबिलिटी कितनी थी? यहां भी देख लेते जरा एक बार। इसकी टैक्स की लायबिलिटी 100 रुपये थी, इसको 100 रुपये जमा कराने पड़ेंगे भाई गवर्नमेंट को। क्यों जमा कराने पड़ेंगे? क्योंकि ये पीछे इसने सामान खरीदा नहीं कोई, इन्हें तो बनाया सामान खुद, इन्हें पीछे सामान खरीदा ही नहीं, तो उसको तो 100 रुपये ही टैक्स की लायबिलिटी थी, 100 रुपये जमा कराएगा, इसकी 10 रुपये जमा कराएगा। अच्छे से क्लियर हुई बात? अब ये 1210 का प्रोडक्ट खरीदेगा, रिटेलर भी कहेगा गवर्नमेंट को नहीं सर, मेरे लिए कॉस्ट 1210 की नहीं है, मैं 1100 ही मानूंगा। मैंने जो पीछे 110 का टैक्स पे किया है वो भी मुझे वापसी चाहिए, क्योंकि मैं भी आगे बेचने वाला हूँ, मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। गवर्नमेंट के लिए ठीक है फिर, तो रिटेलर अपनी कॉस्ट क्या मानेगा? 1210 की? नहीं सर, 1210 की क्यों मानेगा? क्योंकि 110 रुपये वापसी मिल जानी है मुझे, ये 110 रुपये वापसी मिल जाने हैं भाई। जैसे इसको 100 रुपये वापसी मिल गए थे, तो इसकी कॉस्ट सिर्फ 1100 की पड़ेगी, ठीक है ना। और ये फिर आगे अपना ये भी प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा सब। अब ये शॉपिंग मॉल वाला है, एग्जांपल की तौर पे जो हम स्टार्टिंग बात कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल वाला है। अब इस शॉपिंग मॉल वाले ने इस प्रोडक्ट जो खरीदा 1100 रुपये का था, इसने प्रॉफिट मार्जिन फिर 100 रुपये ऐड करा, और कॉस्ट बन गई 1200 की, ठीक है, 1200 की कॉस्ट बन गई। फिर ये मुझे बेचते हुए इसने मेरे ऊपर जीएसटी लगाया था 10% का, और ये 120 का पड़ गया, 1320 रुपये का मेरे ऊपर, मेरी जेब से 1320 गए थे कंज्यूमर से। कंज्यूमर की जेब से कितने गए थे? 1320 रुपये। ये एक्चुअली में मैं बियर कर रहा हूँ पूरा का पूरा। और ये फिर गवर्नमेंट को जब टैक्स की लायबिलिटी इसकी बनेगी, कि गवर्नमेंट ने वादा किया था कि भाई टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर 120 की है ना, 120 की नहीं, आप वापसी ले लो अपना कौन सा? इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि इसने पीछे इनपुट खरीदते हुए टैक्स दिया था। तो कितना दिया था? 110 रुपये दिया था। देखो ये 110 रुपये वापसी लेगा, तो सिर्फ 10 रुपये ही जमा कराएगा गवर्नमेंट को। ये है एक्चुअली में फंडा। इसने सिर्फ 100 रुपये, इसने 100 रुपये जमा कराए, बिकॉज इसने पूरे 100 रुपये की इसकी लायबिलिटी बन रही थी। इसकी लायबिलिटी बन तो 110 की थी, बट गवर्नमेंट को कह रहा था भाई नहीं, टैक्स की लायबिलिटी 110 की कैसे होगी मेरी, क्योंकि पीछे मैंने 100 रुपये दिए, तो वापसी दो मुझे, मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, क्योंकि मैं टैक्स को अपनी जेब से क्यों दूँ। तो इसने 100 रुपये वापसी ले, तो 10 रुपये जमा कराने पड़े। ये भी 10 रुपये एक्चुअली में अपनी जेब से जमा नहीं करा रहा है, ये भी पूरा को पूरा 110 रुपये इससे लिए थे रिटेलर से, और 100 रुपये इसमें से वापसी मिल गई, तो 10 रुपये जमा करा रहा है। तो 110 रुपये पूरा का पूरा रिटेलर से मिले थे, इसने अपनी जेब से 10 रुपये जमा नहीं कराया। ये ना देख लेना कि अपने जेब से करा रहा है, ये भी अपने जेब से नहीं करा रहा, ये भी अपने जेब से नहीं करा। जेब खर्चा किसका हुआ है? एक्चुअल में कंज्यूमर का। जैसे मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट टैक्स कंज्यूमर पे बियर होता है, तो ये कंज्यूमर खर्चा कर रहा है अल्टीमेटली।
इसने अपना टैक्स का बर्डन यहाँ से शिफ्ट कराया, इसने यहाँ से शिफ्ट कराया, और करते करते फाइनली कंज्यूमर पे आ गया। तो जो 1320 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा कंज्यूमर ने, इसको पता है कंज्यूमर को कि 1200 का प्रोडक्ट था और 120 रुपये मुझे टैक्स देना पड़ गया, ये जीएसटी देना पड़ गया। ये 120 रुपये देखो कैसे बना, गवर्नमेंट को गया कैसे है 120 रुपये। ये रिटेलर से 10 रुपये सीधा रिटेलर से नहीं कि 120 रुपये, ये जो शॉपिंग मॉल वाला है वो पूरा 120 रुपये जो मुझे मेरे से मिला है उसको, वो सीधा गवर्नमेंट को जमा नहीं कराएगा, वो सिर्फ अपना हिस्सा जमा करा रहा है जो कि 10 रुपये है। 120 रुपये गवर्नमेंट कैसे गए हैं? 100 रुपये यहाँ से गए मैन्युफैक्चरर से, 10 रुपये यहाँ से गए, 10 रुपये यहाँ से गए, ऐसे करते करते 120 रुपये ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट को पे हुए। तो गवर्नमेंट कभी भी सीधा रिटेलर से जमा नहीं कराती, सीधा पूरा का पूरा कंज्यूमर से टैक्स लिया हुआ। वो क्या करती है, वो सिर्फ उनसे वही जमा कराती है जो कि एक्चुअली में उन्होंने सिर्फ अपने प्रोडक्ट में जो भी काम किया। अब देखो ये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, ये इसको समझाने के लिए कि कैसे ये 10 रुपये क्यों जमा करा रहा है। क्योंकि देखो आपको पहले तो आपको पता ही है कि टैक्स की लायबिलिटी 110 की थी, तो पीछे वापसी ले लिया, तो जो बना टैक्स वही जमा करा रहा है। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये 10 रुपये कैसे बना, इसका और भी समझने का एक और तरीका है। भाई देखो 110 की टैक्स की लायबिलिटी इसकी थी, ठीक है, 100 रुपये इसने पीछे जमा करा रखे थे, ये वापसी मिल गई, तो बचा क्या? बचा क्या? देखो 1210 का एक्चुअल में इसका 110 रुपये, तो इसने 110 रुपये का टैक्स की लायबिलिटी बन रही थी इसकी, 100 रुपये पीछे वापसी मिल गई, तो बचा क्या? 10 रुपये। 10 रुपये तो बचे ना। कि भाई देखो 1100 का तो प्रोडक्ट था ना एक्चुअली में, 1100 का इसने एक्चुअली में प्रोडक्ट इसके लिए पड़ा था, बट इसने अपनी कॉस्ट में नहीं जोड़ा, वो अलग बात है, बट 1100 का ही पड़ा था इसको, 1100 का ही पड़ा था। उसमें से 100 रुपये का इसको वापसी मिल गया टैक्स क्रेडिट, तो 1000 रुपये का हो गया, ठीक है। तो 1000 रुपये का हो गया प्रोडक्ट एक्चुअली में, और इसने बस अपना मार्जिन कितना जोड़ा? 100 रुपये जोड़ा। तो एक्चुअली में जो टैक्स इसको देना पड़ा वो कितने में देना पड़ा? 10 रुपये देना पड़ा। ये 10 रुपये आए कहाँ से है? जो इसने 100 रुपये अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया है, ये 10 रुपये 100 रुपये का प्रॉफिट जो ऐड किया था उसके है 10 रुपये। बिकॉज देखो 1100 का एक्चुअली प्रोडक्ट खरीदा, इन्हें कॉस्ट में ऐड नहीं करा, वो अलग बात है, बट इसको 1100 का ही इन्हें प्रोडक्ट खरीदा था। उसमें से आपको पता है कि इसको टैक्स क्रेडिट मिल गया, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट इसी 1000 रुपये की पड़ी। तो इसने ऐड क्या करा प्रोडक्ट की कॉस्ट में? अपना प्रॉफिट मार्जिन, तभी ये इसका 10 रुपये लायबिलिटी बनी। देखो वरना ये 10 रुपये बनती ना, अगर ये प्रॉफिट ऐड नहीं करता ना तो इसकी 0 लायबिलिटी बनती। मैं बताता हूँ कैसे करो। इसका प्रॉफिट यहाँ पर 0 ऐड करो, कितना बड़ा हुआ? 1000 रुपये का बन गया। ये कितना बढ़ गया? 100 रुपये टैक्स बन जाएगा यहाँ पर, 1000 रुपये का 10% कितना हो गया? ये 1100 रुपये। अब ये 1100 का है तो 100 रुपये इसकी टैक्स की लायबिलिटी है, और 100 रुपये वापसी ले लेगा, तो 0 उसको पे करना पड़ता। देख पा रहे हो? यही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 1100 का इसका प्रोडक्ट है, 100 रुपये ने वापसी लिया, तो 1000 रुपये का पड़ा, तो अगर ये 1000 रुपये में इनने कुछ ऐड किया तभी इसको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ गया, वरना ये 1000 रुपये जो अगर ये ऐड ना करता तो इसको 0 रुपये जमा कराने पड़ते, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट एक्चुअल में वापसी की वापसी वहीं आ जाती जितनी ये पहले से कॉस्ट थी, 1000 रुपये ही पड़ती कॉस्ट। तो 1000 रुपये के ऊपर अगर कुछ ऐड ना करता तो उसको 1 रुपया भी गवर्नमेंट को जमा नहीं कराना पड़ता, क्योंकि पीछे से टैक्स वापसी मिल जाता। जो टैक्स दिया है वो वापसी मिल गया, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बची क्या? वहीं के वहीं आ गई ना जो मैन्युफैक्चर की कॉस्ट थी। यही तो चीज़ है। तो गवर्नमेंट सिर्फ जितने भी बंदे हैं पीछे सप्लाई चेन में, उनसे टैक्स उतना ही मांग रही है जितना उन्होंने अपनी कॉस्ट बढ़ाई है प्रोडक्ट की, जितना अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया है, सिर्फ गवर्नमेंट उनका ही मार रही है। और इसे बोलते हैं वैल्यू एडिशन। इसे क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन करना। अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी बढ़ाई है। अब मैन्युफैक्चरर ने क्या वैल्यू एडिशन करी है? मैन्युफैक्चरर ने करी है पूरी की पूरी, क्योंकि पीछे कोई प्रोडक्ट था ही नहीं पहले ये, तो 1000 की 1000 रुपये इसने पूरे प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दिए, कि 0 कॉस्ट थी, 0 में 1000 रुपये ऐड कर दिए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने 1000 रुपये पे इससे टैक्स मांगा। वैल्यू एडिशन कितनी थी? 1000 रुपये। इसने कितनी वैल्यू एडिशन करी? सर जैसे अभी हमने समझा, इसने इसकी जो कॉस्ट थी वो 1100 की नहीं थी, 1000 रुपये की थी। तो अगर ये 1000 रुपये में 1 रुपया ऐड ना करता तो 1000 रुपये टैक्स देता, और ये 100 रुपये टैक्स बनता, 100 रुपये पीछे वापसी लेता, 0 रुपये बनता। लेकिन इसने 1000 रुपये में 100 रुपये अपने ऐड करे थे, सो दैट इज वाई
इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट इनने 1100 की कर दी, तो 1100 की कर दी इसने प्रोडक्ट की कॉस्ट, दैट इज वाई इसको 110 का टैक्स की लायबिलिटी बनी और 10 रुपये इसको जमा कराने पड़े। दैट इज वाई, इसका मतलब ये 10 रुपये कहाँ से आए, 100 रुपये का इसने जो प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, तो वैल्यू एडिशन कितनी करी प्रोडक्ट की कॉस्ट में, 100 रुपये, और इसलिए 100 रुपये का इसका टैक्स बना। इसने भी 100 रुपये ऐड करे, दैट इज वाई इसने 10 रुपये जमा कराए, तो इसने भी 100 रुपये ऐड करे, तो दैट इज वैल्यू एडिशन कितनी करी, 10 रुपये। इससे बोलते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट में आप कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हो अपनी, यानी कि अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना ऐड कर रहे हो, वो होता है वैल्यू एडिशन। ये होता है एक्चुअली में जीएसटी। जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है। क्या है जीएसटी? एक वैल्यू एडिड टैक्स, यानी कि जितनी कोई वैल्यू ऐड करेगा हर एक स्टेज पे सप्लाई चेन के अंदर, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जो बंदे बीच में आ रहे हैं, जो अपनी वैल्यू ऐड करेंगे, उसको सिर्फ उस वैल्यू ऐड का ही टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और 1 रुपया बाकी नहीं देना पड़ेगा। बाकी सिर्फ जो वैल्यू ऐड करी उस पर देना पड़ेगा। इस पे भी एक कॉन्सेप्ट है, क्यों देना पड़ेगा भाई? आप सवाल उठ सकते हैं ना, क्यों इसको पूरा क्यों नहीं देना पड़ेगा? रिटेलर को पूरा भी जमा कर सकता है, ये वैल्यू एडिशन पे ही लग रहा है, बिकॉज इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है ना इसको। अगर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता तो इनको वैल्यू एडिशन में टैक्स देना पड़ता, वरना इनकी टैक्स की लायबिलिटी 120 की 120 बनती। अगर इनकी टैक्स की लायबिलिटी 120 बनती तो फिर तो पूरा मिल जाता है गवर्नमेंट का टैक्स, बट ज़्यादा ही मिल जाता है। ध्यान से देखो, अगर इनको ये इनपुट टैक्स क्रेडिट वापसी नहीं मिलता तो ये जीएसटी फिर वैल्यू एडिड टैक्स नहीं है, फिर क्या हो जाता, टैक्स बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को मिल जाता। 120 रुपये यहाँ मिलते हैं, 110 रुपये यहाँ मिलते हैं, 100 रुपये यहाँ मिलते हैं, तो कितना बनता टैक्स, कितना बनता? देखो यहाँ से 210 रुपये यहाँ बन गए, 330 रुपये टैक्स बनता। तो क्या 330 रुपये मिलने चाहिए थे आपको गवर्नमेंट को? नहीं, सिर्फ 120 रुपये मिलना चाहिए था, क्योंकि 1320 का तो प्रोडक्ट है। 1320 का एक्चुअल में कंज्यूमर को बियर करना पड़ा है ना कॉस्ट को, तो 120 रुपये टैक्स देना कर रहा था कंज्यूमर को, तो 330 रुपये कैसे गवर्नमेंट को मिल जाएंगे? दैट इज वाई जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स बन गया है, कि पीछे जो जीएसटी देगा जो बंदा, वो वापसी ले लेगा, तो इसलिए इसको सिर्फ उतना ही जमा कराना पड़ रहा है जितना उसने वैल्यू ऐड करी है प्रोडक्ट की कॉस्ट में, और वरना जीएसटी जमा नहीं करना पड़ता इसको। सो दैट इज वाई ये जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है। अगर कोई पूछे आपसे वैल्यू एडिड टैक्स क्यों है, क्योंकि जीएसटी में हम क्या करते हैं, पीछे दिया हुआ जो आपने टैक्स है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, वो वापसी ले लेता है, बिकॉज ये फाइनली कंज्यूमर बियर करता है, हम बियर नहीं करते, जो सप्लायर है, सेलर है। फाइनली कंज्यूमर के जेब से पैसा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया बार बार कि इनडायरेक्ट टैक्स फाइनली कंज्यूमर बियर करता है, ना कि पीछे जितने भी लोग बेच रहे हैं। तो ये अपना, इसने अपना बर्डन आगे शिफ्ट किया, इसने अपना बर्डन आगे शिफ्ट किया, फाइनली अपना करते करते कंज्यूमर को पे करना पड़ गया, और गवर्नमेंट को टैक्स मिलता गया हर एक स्टेज पे। अगर गवर्नमेंट सिर्फ एक ही स्टेज पे कह देगी कि रिटेलर से मैं टैक्स लूँगी, तो अगर रिटेलर चोर निकला तो गवर्नमेंट को पूरा टैक्स मारा जाएगा। ये पूरा 120 रुपये रिटेलर अगर नहीं देगा तो गवर्नमेंट को 1 रुपया नहीं मिलेगा। बट अगर रिटेलर नहीं देगा तो होलसेलर से मिल गया कुछ टैक्स, जितनी उसने वैल्यू ऐड करी थी। मैन्युफैक्चरर से तो पूरा मिल गया, तो गवर्नमेंट सेफ रहेगी यहाँ पर। इसलिए जीएसटी फायदेमंद होता है, गवर्नमेंट भी सेफ है, गवर्नमेंट को टैक्स मिल ही जा रहा है, ठीक है। सप्लायर को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको टैक्स देना नहीं पड़ रहा 1 रुपया भी अपनी जेब से, और सारे टैक्स हट गए, क्योंकि अब जीएसटी है खाली, बाकी टैक्स देने नहीं पड़ रहे। ना सर्विस टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन पहले सर्विस टैक्स अलग देना पड़ता था और उसका तो क्रेडिट मिलता नहीं था। पहले ये फलाना टैक्स देना पड़ता था, उसका टैक्स देना पड़ता था। अब प्रोडक्ट भी सस्ता हो गया, चक्कर में सब कुछ सही हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। मैं चाहता हूँ कि इसका भी स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिए, जो कि बहुत आपके काम आएगा। ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपको ज़बरदस्त क्लैरिटी आई होगी जीएसटी क्या होता है। और ऐसे अगली जो वीडियोस आएगी, जो इसमें आप देखने वाले हो, ये जो अगली वीडियोस है इसकी कोर्स की, जिसमें आपको ज़बरदस्त तरीके से इसकी हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, साथ साथ क्लैरिटी गजब की आने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।